दोस्तों, एक लड़का होता है। वो अपने बैंक में ड्यूटी करने के बाद वह सीधा अपने मामा के घर पर पहुंचता है। और जब वह वहां पर पहुंचता है तो वह आवाज लगाता है, तो ना ही तो घर में से कोई आवाज आती है और ना ही उसे उस घर में कोई दिखाई देता है। इसी बीच में जो उसकी छोटी बहन है वह होती है, वह मौके पर मौजूद होती है। वह उससे पूछता है कि बाकी घर वाले हैं वह कहाँ पर गए। और ये लड़की बोलती है कि घर पर तो कोई नहीं है। तो ये बोलता है कि मुझे कोई जरूरी काम था, मुझे कोई जरूरी बात करनी थी। तो ये लड़की बोलती है कि क्या काम था, क्या बात थी, तुम मुझे बता सकते हो। जरूरी काम है तो मैं घर वालों को बता दूंगी। तो ये कहता है कि नहीं नहीं, मुझे काम तो तुम्हारे घर वालों से नहीं, काम तो मुझे तुमसे ही था। तो फिर ये लड़की बोलती है कि क्या काम था, मुझे बता दो। तो ये लड़का उस अपने जो मामा की लड़की होती है उससे कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहाम प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही इस लड़की ने यह बात सुनी तो ये इस लड़की के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। और फिर इस लड़के को यह सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वह जो लड़का था उसका बुआ का बेटा ही था। यानी कि जो बुआ जी का बेटा होता है वह भाई के समान ही होता है, भाई जैसा ही होता है। तो उस लड़के को इतना गुस्सा आता है कि आखिरकार मेरा भाई ऐसा क्यों बोल रहा है। वह उसे कहती है कि तुम अभी इसी वक्त मेरी आंखों के सामने से चला जाओ, और नहीं तो मैं पता नहीं तुम्हें क्या कर दूंगी, या मैं खुद को कुछ कर लूंगी। तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। और फिर वह लड़का है इस वक्त तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद यह लड़का फिर से वही उस घर के ऊपर वापस आता है, उस घर में वापस आता है। तो उस लड़की से दोबारा यही बात कहता है कि जो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा जो चेहरा है वह मेरे दिमाग में हरदम रहता है और तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो, और मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। और फिर इस लड़के ने उससे दोबारा आया तब उससे कहा कि मैं जब तुम पहली बार आए थे तब तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं ये जो बात है ये अपने मम्मी और पापा को दोनों को बताऊंगी। फिर ये जो लड़की है यह बातें अपने माता और पिता दोनों को बताते हैं। जब उसके माता पिता यह बात सुनते हैं उससे, वह अपने माता पिता से कहती है कि इस मेरे जो बुआ जी का लड़का है, जो ये भैया है, ये घर पर आता है और मुझे ऐसी ऐसी बातें बोलता है। ये कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और यह घर पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये घर पर आता तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर इस जो लड़की के माता पिता हैं इनको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर जो इस लड़के के माता पिता हैं उस लड़के को घर पर बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि हमने तो ऐसा सोचा था कि हम घर पर बेटा पाल रहे हैं, लेकिन हम घर पर बेटा नहीं, बेटे के रूप में हम तो नाग पाल रहे हैं। फिर उस लड़के को यहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है और उसे कहते हैं कि तुम कभी भी हमारे घर पर मत आना। और फिर वह लड़का वापस तो आता है, लेकिन वह इतने खतरनाक रूप में आता है कि उसका किसी का भी उसके ऊपर विश्वास नहीं था, और इतने खतरनाक रूप में आता है कि यह एक चर्चा का विषय पूरे राज्य में गूंजने लग जाता है। और यहाँ पर एक कत्ल ही नहीं होता है बल्कि यहाँ पर कई जिंदगियां भी बर्बाद होती हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज जो मैं आपके सामने घटना सच्ची लेकर आई हूँ, यह सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल का एक इलाका लगता है लाल घाटी, और लाल घाटी इलाके के अंदर ही एक सुंदर वन कोहरी नूर मैरिज गार्डन आता है। यहाँ पर एक शादी समारोह चल रहा था, और यह बात है 8 मई 2014 की। और लड़की का नाम होता है श्री नामा देवी, और जो लड़की होती है इसका शादी होता है। और यहाँ पर जो लड़का है उसका नाम होता है रोहित नामदेव होता है, और ये इन दोनों की शादी होती है। शादी में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, और यहाँ पर खाना पीना चल रहा था और बारात डांस कर रहे थे। और यहाँ पर कोई तो उस होटल के अंदर अंदर डीजे पर डांस कर रहा था, और कोई होटल के बाहर बारातियों के साथ डीजे पर डांस कर रहा था। यहाँ सभी लोग थे, वह अपनी खुशियां बटोर रहे थे। और यहाँ पर यह शादी एक वीआईपी शादी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों दूल्हा और दुल्हन होते हैं ये दोनों ही एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, और इसीलिए ये शादी बड़ी ही धूमधाम से की जा रही थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी रात के
8 बजे की बात है। यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज्यादा थी और भीड़ कंट्रोल से बाहर थी। और फिर वह जैसे जैसे कि आगे समय बढ़ रहा था वैसे वैसे भीड़ थी वह कम होती जा रही थी। यहाँ पर लड़की के जो कुछ खास रिश्तेदार थे वही रुक रहे थे, और साथ ही जो लड़के के कुछ खास रिश्तेदार थे वही रुक रहे थे शादी में शामिल होने के लिए। और जो बाकी के मेहमान थे वह यहाँ से खाना खा रहे थे और यहाँ से रवाना हो रहे थे। और यहाँ पर रात के 11 बज जाते हैं और फिर यहाँ पर जो स्टेज का प्रोग्राम है, वरमाला का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। फिर आवाज लगाई जाती है कि जो परिवार के रिश्तेदार के लोग शामिल हैं और वह लोग सभी दूल्हे और दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए। फिर यहाँ पर सभी लोग थे वह अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सभी लोग बारी बारी से दूल्हे और दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे थे। और फिर यहाँ पर एक नकाब पोस्टर आदमी होता है और वह व्यक्ति होता है वह दुल्हन के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह दुल्हन कुछ समझ पाती, कुछ बोल पाती, उसने अपने जेब से एक रिवॉल्वर निकाली और वह उस रिवॉल्वर यानी उस बंदूक को उस लड़की के यानी पिस्तौल को उस दुल्हन के सर के ऊपर टांग देता है, लड़ा देता है। और उसके सामने जैसे ही वह पिस्तौल को लगाता है तो वह गोली चला देता है, और गोली चलाता है तो वह दुल्हन की सीधे गर्दन पर लग जाती है। और फिर जैसे ही इस दुल्हन के यानी कि गर्दन में गोली लगती है तो वह दुल्हन है वह इस जमीन के ऊपर गिर जाती है। फिर यह लड़का न तो यहाँ से भागता है और न ही कुछ और कोशिश करता। उसका इशारा होता है कि दूल्हे की गोली मारने की, और वह दूल्हे की गोली मारने की कोशिश करता है। तभी दूल्हा है वह हाथ से उसको जप्टी करता है और उसे हाथ से जप्टी करता है तो दूल्हे की तो गोली नहीं लगती, लेकिन यहाँ पर जो एक दूल्हे का खास दोस्त होता है जिसका नाम होता है कचूरा सिसोदिया, उसके जांग में गोली लगती है। और फिर यहाँ पर अफरा तफरी हो जाती है, अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। और फिर इसी बीच में यहाँ पर कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाकर जिस लोग ने नकाब पोस्ट लोग को पकड़ लेते हैं, उस व्यक्ति को पकड़ने के बाद और दूसरी तरफ जो दुल्हन थी वह बेहोशी की हालत में जैसे कि ये जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, जैसे कि वह बचने की कोशिश कर रही थी, वह अपनी जान बचाने की अपील कर रही थी। और फिर यहाँ से दुल्हन को उठाया जाता है और दुल्हन को नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, और जो व्यक्ति था उसको पकड़ लिया जाता है। और पकड़ने के बाद यहाँ पर बारात वाले हो या दुल्हन के पक्ष वाले हो, सभी लोग थे वह उस लड़के की मार पिटाई करना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच में जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है उस पर किसी ने फोन कर दिया। वहां पर पुलिस को बताते हैं कि यहाँ पर एक दुल्हन होती है जिसकी शादी होती है, उसे किसी ने गोली मार दी है। और कहा जाता है कि दुल्हन को तो नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट करवा गया है और यहाँ पर जो व्यक्ति था उसको भीड़ है वह बहुत बुरी तरह से मार रही है। और जब पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंचती है तो जो व्यक्ति होता है उसको भीड़ ने इतना ज्यादा पेट रखा था और इतनी ज्यादा मार रखा था कि वह व्यक्ति भी अब जैसे कि कुछ ही पल में अब मरने वाला है। और फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद उसका इलाज शुरू हो जाता है, और दूसरी तरफ जो दुल्हन होती है उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर डॉक्टर होते हैं उसको मृतक घोषित कर देते हैं। और फिर इसकी जो सूचना है वह परिवार वालों के सभी लोगों के पास, बारातियों के पास, मेहमानों के पास, सभी लोगों के पास पहुंच जाती है। और जो आसपास के लोग हैं वह लोग भी मौके पर पहुंच जाते हैं। किसी को भी यहाँ पर यकीन नहीं होता है कि आखिरकार ऐसा हुआ, दुल्हन के साथ ऐसा क्यों हुआ और ऐसा किसने किया। यही सब जानने के लिए दरअसल जो दुल्हन होती है उसका नाम होता है डॉक्टर जय श्री नाम देव होता है, और इसकी माँ का नाम होता है लक्ष्मी और पिता का नाम घनश्याम और घनश्याम नामदेव होता है। और यह विद्युत मंडल से रिटायर्ड कर्मचारी है। और उसने पूछा, और फिर जो ये दुल्हन होती है इसके परिवार वाले उसके माता पिता से पूछने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि जो पिता था इसकी यह इकलौती बेटी होती है। और जब इस घटना का वाकई बड़ी सोचने वाली बात है, और जो आखिरकार परिवार वाले लोग हैं उनसे पूछा जाता है कि जो उनका पोस्टमार्टम भी हो जाता है उस लड़की का, और पोस्टमार्टम होने के बाद उससे पूछने बातचीत करने की कोशिश की जाती है। उनसे कहा जाता है कि जो नकाब पक्ष आदमी था, जो नकाब पहन रखा था, उस जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को क्या आप जानते थे। और फिर पुलिस वाले हैं वह अपनी हिम्मत जुटाते हैं, हिम्मत जुटाकर वह जो उसकी लड़की के पिता है उसे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि जो लड़का है, जो नकाब पोस्ट व्यक्ति है, वह तो अभी मूर्छित अवस्था में हॉस्पिटल के अंदर है, क्या आप उसे जानते हो। तो वह जो लड़की का पिता है, दुल्हन का पिता है, वह बताता है कि रोते हुए बिलखते हुए वह पिता बताता है कि मेरी बहन है छोटी जिसका नाम होता है अंगूरी देवी,
और अंगूरी देवी का पति है वह इस दुनिया में नहीं है, और जो उसके दो बेटे हैं उसमें बड़े बेटा है उसका नाम है अनुराग नामदेव होता है, और जो दूसरा छोटा बेटा है उसका नाम होता है अंबर नामदेव। दरअसल जो बड़ा बेटा है वह अनुराग नामदेव वह कुछ कई साल पहले हमारे घर पर आया था, और उनके आने के पीछे की वजह ये थी कि उसके परिवार की परिस्थिति थी वह कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और उन्होंने सोचा था कि यहीं पर रखेंगे और पढ़ाएंगे लिखाएंगे और यहाँ पर हम कामयाब इंसान, या वह भी कामयाब इंसान बन जाएगा यहाँ पर रहकर हमारे पास से। और फिर यहाँ पर रहता था, और उसने जो बैंक के पियोन की तैयारी करता था, और वह जो लड़की थी मेरी वह नीट की तैयारी करती थी, और नीट की तैयारी कर कर वह एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर का जो एडमिशन था वह ले लेता है। और यहाँ पर जो लड़का था यह भी रहकर तैयारी कर रहा था, और उस लड़के के अपनी बहन के प्रति कब मन में इतना घिनौनी बातें आ गई, और हमने ऐसा कभी भी सोचा भी नहीं था। और वह कहता है कि एक दिन जब हम घर पर नहीं होते हैं तो वह अपने प्यार का इजहार उस जो अपनी जो लड़की बहन होती है उसके साथ कर देता है। वह उसमें पहली बार में ही मना कर देती है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन यह आगे दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो जो ये लड़की हमारी है हमें अब माता पिता को बताती है, और माता पिता को बताती है तब इसको घर से बाहर धक्के मारकर निकाला जाता है, और इसे घर पर कोई भी एंट्री नहीं दी जाती है। और फिर यहाँ पर इस लड़की के लिए भी जो लड़का है वह देखना शुरू कर देते हैं, और जब उस लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं तो यही हरसुद दानोरा गांव होता है। उस गांव में ही इस लड़की के लिए एक जो लड़का होता है जो कि डॉक्टर रोहित नामदेव होता है, वह लड़का भी जिस कॉलेज में इस लड़के ने एमबीबीएस किया था उसी कॉलेज में इस लड़के ने भी किया था। क्योंकि जो लड़की होती है जयश्री नामदेव यह तो आगे चलकर बाल रोग विशेषज्ञ बन जाती है, और जो लड़का होता है यह सृजन विशेषज्ञ बन जाता है। जब इनकी आपस में बातचीत कराई जाती है तो यह अरेंज मैरिज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर जब अरेंज मैरिज की बात आती है तो पहले सगाई की तारीख है वह तय होती है, और वह सगाई की तारीख तय होती है वह होती है 3 फरवरी 2014। जब 3 फरवरी 2014 को सगाई की बात होती है, फिर ये जो लड़का है दूल्हा होता है यह अपनी जो दुल्हन होती है रोहित अपनी जो सगाई की फोटो होती है वहां पर फोटो खींची जाती है, और उस फोटो को यह फेसबुक के ऊपर अपलोड कर देता है। और उस फोटो के नीचे ये लिखता है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे इसमें एक पल में देखते ही प्यार हो जाएगा, और हम लोग बहुत जल्दी एक रिश्ते में बंधने वाले हैं। और उसे नहीं पता था कि इसी घर में एक कीड़ा भी पल रहा है और एक आफत पल रही है, वो है अनुराग। और वह इस पोस्ट को देखता है, और देखते ही फिर यह इस लड़की को होती जयश्री नामदेव इसको भी यह धमकी देता है, और कहता है कि अगर बारात नहीं आनी चाहिए, अगर बारात आई तो तुम भी मारी जाओगी और तुम्हारा जो दूल्हा है वह भी मारा जाएगा। इनको धमकी मिलती है, लेकिन यह धमकी को इतनी सीरियस नहीं लेते हैं। और फिर उन्होंने इस धमकी को गंभीरता से इसलिए नहीं लिया क्योंकि इन लोगों ने ही उसको पढ़ाया था लिखाया था, और इन लोगों की वजह से ही उसकी बैंक में भी जॉब लग जाती है, और ये इन लोगों को इस पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, वह इस धमकी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। और फिर आखिरकार वह तारीख आ जाती है, वह तारीख होती है 8 मई 2014, जिसमें इस लड़की की शादी तय हो जाती है, और जो ये शादी समारोह चल रहा होता है। और फिर इस लड़का होता है नकाब पोस्ट, इसका हॉस्पिटल में इलाज चलता है। इलाज होने के बाद इसे जेल में भेज दिया जाता है। फिर यहाँ पर जेल में भेजने के बाद इस लड़के को लगभग 1 साल के बाद यानी कि 11 फरवरी 2015 को जब सत्र न्यायाधीश की तरफ से इसमें आदेश आता है कि जब तक इस व्यक्ति के प्राण नहीं निकल जाए तब तक इसको जेल के अंदर ही रखना है, जब इसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। और फिर जो इस लड़की का पिता था वह संतुष्ट नहीं होता, वह कहता है कि मैं आगे हाई कोर्ट में जाऊंगा। और जब आगे पता किया जाता जांच पड़ताल में पता चलता है कि इस लड़के ने जो ये पिस्तौल थी 17,000 रुपए में खरीदी थी, जो कि गढ़ा कोटा एक जगह लगते वहां से खरीदी थी पिस्तौल। और फिर इस लड़के को आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी जाती है, और जो परिवार के वाले लोग हैं वह बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उस अदालत में जाने के लिए तैयार हैं। और फिर इस केस को चलते चलते 4 साल का समय है वह गुजर जाता है। फिर आखिरकार 27 मई 2019 की तारीख है, और इस तारीख में अनुराग है वह पेरोल के आवेदन करता है, और उस पेरोल के आवेदन के माध्यम से यह 15 दिन के लिए पेरोल पर अपनी माँ के पास आ जाता है। जैसे उसका रहन सहन होता है वह जिला सागर में की एक जेल लगती है उसी जगह पर होता है, गढ़ा कोटा
में वह प्राइवेट नौकरी करता था। बैंक के अंदर पीओ के दौरान ही वह अपनी नौकरी किया करता था, और जब वह जेल के अंदर 15 दिन के लिए पियोन के जो पेरोल पर आया था, और उसके बाद उसे 12 घंटे पहले उसने, यानी कि 15 दिन की पेरोल पर आया था, 12 जून 2019 को इसे वापस जाना था। और शाम के 5 बजे जब यह जेल जाने के लिए, जब सलाखों के पीछे जाने के लिए जैसे ही घर का दरवाजा खोलता है, तो शाम के 5 बजे जब वह जेल जाने के लिए 12 घंटे पहले ही वह अपने जीवन की लीला समाप्त कर लेता है और वह अपने प्राण त्याग देता है। जब यह खबर सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलता है, तो उन्हें यकीन नहीं होता है। और फिर दोस्तों, जो मीडिया वाले हैं वह इस लड़की के पिता को से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इंसाफ मिला, तो जो लड़के का पिता यह कहता है कि अब कैसा इंसाफ है, इस लड़के ने मेरी बेटी की जिंदगी इसने पूरी तरह से बर्बाद कर दी है, और अब इसका क्या फैसला है, ये क्या इंसाफ मिला है। और जो दूल्हा था जिसके साथ इसकी रोहित के साथ शादी हो रही थी, वह जो दूल्हा था वह भी इस जो लड़की के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ, और उसने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट अपलोड की, उसमें लिखा कि आप मेरे सामने आपकी हत्या हुई है, और आपकी हत्या को देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ, मैं बहुत ही दुख चिंतित हूँ। लेकिन जो ऑडियंस थी वह इसे फुल सपोर्ट कर रही थी, इसे कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं, हम आपके सपोर्ट में हैं। और लेकिन यह पुलिस को गवाही देने के लिए भी तैयार नहीं होता है, क्योंकि गोली थी वह तो इसके सामने ही चली थी। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत। कल है भाई दूज, और भाई दूज की आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी भाई दूज और हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।